some of the successful rural change makers will be having conversation with us and inspiring us through their journeys. Are we ready for this? Oh, no. Okay then. So please, with a round of applause, please welcome our first rural change maker for today, Mrs. Dolly, Sarpanch of Shadipur Panchayat in Gaya district, speaking about her journey. हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉली है। मैं बिहार राज्य के गया जिले के मानपुर प्रखंड में एक छोटी सी पंचायत है जिसका नाम शादीपुर है। शादीपुर पंचायत की मैं वर्तमान में सरपंच हूँ और सरपंच के रूप में कार्य कर रही हूँ। सर्वप्रथम थैंक यू। आज वर्ल्ड लोकलाइजेशन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी वर्ल्ड लोकलाइजेशन डे। एंड विलेज स्क्वायर और NCUI और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी वजह से ये लोकलाइजेशन डे भी होता है करके मुझे समझ में आया। और मेरे लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग बहुत आजकल सुनते हैं, लेकिन लोकलाइजेशन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसको भी एक राष्ट्रीय मंच दिया जा सकता है। उस पहल के लिए आप सभी को हार्दिक साधुवाद है। मैं मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश की हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। मैंने MBA किया हुआ है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से इन इंटरनेशनल बिजनेस। And I have around 15 years of multinational corporations work experience. IGT, Indian Airlines, Aon Hewitt और काफ़ी सारी MNCs के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं 2014 में मेरी शादी हुई। मेरे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, वो बिहार से बिलोंग करते हैं। शादी के भी लगभग 4 साल बाद मैंने अपना MNCs में काम किया था। मेरी जो सासू माँ थी वो बिहार में उस समय सरपंच हुआ करती थी और 2 बार वो सरपंच रहीं। दूसरे टेन्योर में उनका देहांत हो गया था 2018 में, और 2018 में फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं सरपंच का जो इलेक्शन है वो वहाँ पे कंटेस्ट करूँगी। 2018 में मैंने वहाँ पे सरपंच का इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं वहाँ पर जीत गई। मेरे लिए जो वो ट्रांजिशन था एक अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ का, वो सबसे पहले तो अपने आप को खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना कि जब ACs में रहने की आदत हो जाती है, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि आपको तब से लेकर तब तक काम करना है। अच्छी खासी सैलरी आती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। से लेकर जब मैंने ये चॉइस की कि मुझे सरपंच बनना है, और उसके बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन चूँकि कहीं ना कहीं था कि काम में मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब एक ही तरह की मोनोपोली काइंड ऑफ हो रही है लाइफ में। आते हैं, काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, ठीक ठाक ज़िंदगी जा रही है। लेकिन कभी कभी जब चेंज मेकर्स को देखती थी तो मुझको लगता था कि नहीं, ये तो जो मैं चाहती हूँ शायद वो नहीं हो रहा है। तो मुझे मौका मिला। मैंने एज अ सरपंच जब मैंने अपना पहला चुनाव जीता
तो वहाँ पे जो ग्रामीण वासी थे, जो मेरे पंचायत के लोग थे, पहला प्रश्न मुझसे यही था कि तुम तो दिल्ली की हो और बहू हो यहाँ की, और तुमको हम क्यों चुने, अपना नेता, अपना जननेता हम क्यों चुने? तुम दिल्ली हो, जीत के दिल्ली ही चली जाओगी, तो तुमको कहाँ ढूंढेंगे हम? तो मेरे लिए ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था कि उन लोगों के बीच में अपने आप को कैसे उन्हीं के बीच का महसूस करवाना है। जब मैं जनसभा करती थी तो उन लोगों से यही बोलती थी कि हो सकता है कि अभी मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मैं मन से यहाँ की होना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही कपड़े पहनना चाहती हूँ, आप लोगों की तरह ही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों की तरह ही जो आपकी संस्कृति है उसको सम्मान के साथ अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ। और उस चीज़ को लोगों ने मुझे मौका दिया और मैं जनरल सीट से मैं वहाँ पे जीती थी। जनरली क्या होता है कि जनरल सीट मानी जाती है कि मर्दों के लिए होती है, और बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण है। तो महिलाएं अगर कंटेस्ट करेंगी तो वो वीमेन रिजर्व सीट से ही जनरली कंटेस्ट करती हैं, लेकिन मेरा जो सीट थी वो जनरल सीट थी। मेरे साथ में 7 और कैंडिडेट थे जो मर्द कैंडिडेट थे और मैं अकेली महिला थी। लोगों ने विश्वास दिलाया और मैं उस समय जीती। मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग 189 का मार्जिन था जो मेरे दूसरे कैंडिडेट थे उनके साथ में। जो वहाँ पे जो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था, जो कि डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली इकाई जिसको कहा जाता है, और लोकलाइजेशन का मुझको लगता है कि डेमोक्रेसी में पंचायती राज व्यवस्था से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। गांव के लोग, लोकल लोग अपनी ही बातों को, अपना ही नेता चुने, अपनी ही योजनाएं बनाएं और किस तरीके से उन योजनाओं को उस पंचायत में लागू करें, वो लोकलाइजेशन जो है वो मैंने अपने पंचायत में महसूस किया है। और बिहार में क्या है कि जो ग्राम पंचायत है उसमें 2 पैरेलली सिस्टम काम करते हैं। एक है डेवलपमेंट का, जिसके जो हेड होते हैं वो मुखिया होते हैं, और एक है जुडिशरी जिसको ग्राम कचहरी बोलते हैं, और ग्राम कचहरी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सरपंच होते हैं। तो जो गांव के झगड़े हैं वो गांव में ही निपटें। जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोग सालों साल, जिनकी पुश्तें जो हैं उन लड़ाइयों को लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जो ज़मीनों को लेकर जो मामले होते हैं, छोटे छोटे जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम क्षेत्र में ही, स्थानीय क्षेत्रों में ही ग्राम कचहरी के द्वारा उनको ख़त्म किया जाए, वो काम जो है ग्राम कचहरी का होता है। वो काम मेरा वहाँ पे काम है। और मैंने अपने जो मेरा प्रथम कार्यकाल था उसमें लगभग 185 केस मैंने टेकअप किए थे, जिसमें से 90% केसेस सॉल्व हुए थे। और वहाँ से उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो भोले भाले लोग, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो जटिल जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है उसमें उलझे रह जाते हैं। तो वो अपने केस वहाँ पे लेके आते हैं, वहाँ पे पंचायतें होती हैं, ग्राम कचहरी लगती है, और उसी ग्राम कचहरी के माध्यम से जो केस, जो पैसा वो लोग जुडिशरी सिस्टम में लगाते हैं, या जो उनका समय जाता है, जो मशक्क़त उनको करनी पड़ती है, वो आराम से पंचों के माध्यम से, ग्राम कचहरी के माध्यम से वो केस वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो महिलाएं मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर बहुत सहज महसूस करती हैं। मुझसे बोलती भी हैं कि जनरली क्या होता है कि अगर नेता पुरुष नेता है तो हम अपनी बातें खुल के नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि आप खुद महिला हैं तो आप हमारी बात समझ सकती हैं, तो ऐसा करके वो अपनी बातें खुल के मुझको बताती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझको अधिकार प्राप्त है ग्राम कचहरी के माध्यम से, सिविल केसेस होते हैं या क्रिमिनल केसेस होते हैं, मैं उनको उनका अधिकार दिलवा सकूं। और यही मैंने किया भी। जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें लगभग 189 केसेस मैंने सॉल्व किए।
जाति समीकरण से उठकर मैंने काम किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली जाति समीकरण बहुत प्रभावी होते हैं। और शुक्रिया। और उस जाति समीकरण पे ही पूरी पॉलिटिक्स बेस्ड होती है। और पंचायत की तो बहुत ज़्यादा मुझको लगता है, क्योंकि बहुत छोटा क्षेत्र होता है चुनाव को लेकर, तो उसमें तो मोहल्ले और एक एक घर के बारे में जानकारी होती है कि किसके घर में कौन सी दाल बनी है, किसके घर में बकरी ब्याई है, ये सब चीज़ें सबको पता होती है। मतलब बहुत बहुत लोकल लेवल का जो चुनाव होता है उसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और मैंने कोशिश की अपने प्रथम कार्यकाल में कि मैं इस चीज़ से ऊपर उठ के मैं काम करूं कि किसने मुझे वोट दिया है, किसने मुझे वोट नहीं दिया है, किसने मुझे परेशान किया मेरे चुनाव के समय में। इन चीज़ों से ऊपर उठ के जो भी मेरे पास केस आए, सभी को सम्मान की दृष्टि से, सभी को समान दृष्टि से मैंने कोशिश की। और जो हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था है उसको जब हमने किया, तो मेरा जो सेकंड टेन्योर है, ये मेरा सेकंड टेन्योर है। इस बार 2021 दिसंबर में चुनाव हुए थे बिहार में पंचायती राज के, और मेरी पूरी टीम की सफलता थी, मेरी सफलता थी कि मैं इस बार 1500 वोट के मार्जिन से मैं इस बार जीती थी। और अगेन इट वाज अ जनरल सीट एंड लेकिन चुनाव में इस बार ये अंतर मुझे दिखा कि जो लोग मेरे प्रतिद्वंदी थे मेरे प्रथम चुनाव में, वो लोग मेरे सहयोगी हो गए। उन्होंने मुझे खुद से खुले होकर सपोर्ट किया कि आप डॉली तुम खड़े हो, इस बार हम नहीं खड़े होंगे। क्योंकि पहले तो ये होता था कि नहीं तुमको हराना है तो कास्ट समीकरण बनाना है, कास्ट इक्वेशन बनाना है, 2 लोग यहाँ से खड़ा करवा दिए, 2 लोग यहाँ से खड़ा करवा दिए, आपको हराना है। लेकिन इस बार उन लोगों ने मुझे सहयोग किया, ये मेरे लिए एक पर्सनल मेरा अचीवमेंट रहा। और यही मैं कोशिश करती हूँ कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी का, जो लोकलाइजेशन का जो सबसे सशक्त पिलर है, उसको मैं किस तरीके से अपने अधिकार से मैं उसको प्रयोग कर सकती हूँ। और मैं थोड़ा सा ग्राम कचहरी के बारे में भी यहाँ बताना चाहूँगी कि बिहार में ग्राम कचहरी न्यायिक व्यवस्था तो है ही, उसमें हमको साथ में हमको सेक्रेटरी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे न्याय मित्र होते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई करे हुए होते हैं। क्योंकि आईपीसी की 40 धाराएं, जो क्रिमिनल सेक्शंस की आईपीसी की 40 धाराएं हैं, वो हम लोग हैंडल करते हैं। और नॉर्मल सिविल सूट्स, जमीन के बंटवारे, चाहे वो करोड़ों करोड़ों जमीन हो, उसके बंटवारे सब ग्राम कचहरी के माध्यम से होते हैं। और जो हमारे देश की बहुत प्राचीन व्यवस्था है ये पंचायत की, तो क्योंकि हम लोग टीवी में भी देखते थे कि पहले जब लड़ाई झगड़े हुआ करते थे तो लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पंचायती क्या करते थे। तो बिहार में वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है, बाय इलेक्शन होता है, और उसी का मैं एक यहाँ पे एक अभिव्यक्ति कर रही हूँ अपने विचारों के माध्यम से। और थैंक यू सो मच, आपने मुझको बुलाया, क्योंकि जनरली ऐसा लगता है कि जब पंचायत के जो नेता होते हैं या पंचायत में जो लोग काम करते हैं, लोकल लेवल पर जो लोग काम करते हैं, उनको लगता है कि वो सीमित हैं, मतलब वो गांव के लोग हैं तो गांव के लोग ही उनको जानेंगे, अगर या फिर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट तक, या फिर बहुत ही अच्छा काम किया तो राज्य। लेकिन आप जैसे लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा के, हम जैसे लोग जो गांव में रह के काम करते हैं, उनको मोटिवेशन देने का काम किया है, और अपनी बातें जो हमारे साथी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके बीच में रखने का आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है ये मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज मैं इस इशू को इतना समझता नहीं हूँ। पर जैसे आपने अपनी निजी स्टोरी शेयर की स्लो लाइफ के बारे में, या फिर मतलब मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, कि आप यहाँ से कॉर्पोरेट जॉब से आपने मूव किया, इस पूरे लाइफस्टाइल में मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए तो वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, पर जब मैं देखता हूँ कि बाकी कम्युनिटीज़ में या फिर जो कंट्री में और भी लोग हैं जो ये चीज़ नहीं अचीव कर पाने, एक बेटर लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर पाने, लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन दैट। 2017 की बात है, जब पहला फार्मर्स मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ दीज ग्रुप्स,
एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो ये थी कि एक तो लैंड ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ कि बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, हरियाणा पंजाब को छोड़ के, जहाँ पर देर इज़ वेरी लिमिटेड लैंड लोगों के पास, बहुत छोटा ज़मीन होती है वहाँ पे, वो अपने लिए खेती कर सकते हैं या फिर वो बेचने के लिए करेंगे, बहुत लिमिटेड होती है. एंड एडिशनली लैंड ओनरशिप इज़ वेरी मेल डोमिनेटेड, वेयर अगर घर में किसी के पास लैंड है तो वो मर्दों के पास होती है ज़मीन. तो वो जो एक डिस्पैरिटी है, ये मतलब मुझे लगा था कि ये पैनल डिस्कशन होगा. So I wanted to ask people about this, like everyone to address this. So if they can in their in what they have to share, if they can address this. एक तो रूरल सेटिंग में ये दो डायनेमिक्स की लैंड ओनरशिप एंड देन फीमेल लैंड ओनरशिप, एंड देन ट्राइब्स में ये कैसा होता है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देर वर कम्युनिटी बेस्ड लैंड ओनरशिप्स, राइट. आज वो उसकी हालात क्या हैं, ये मतलब दिस वॉज अ क्यूरियोसिटी जो मैं चाहूँगा कि अगर आप एड्रेस कर पाएँ या बाकी पैनल पे जो लोग हैं वो एड्रेस कर पाएँ. So do we have time to discuss it? So actually बहुत आपका relevant question है ये कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों क्या, मुझे तो खैर शहरी क्षेत्रों में भी ये चीज़ लगती है, लेकिन शायद प्रपोर्शन इतना ना हो वहाँ पे. ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जो ओनरशिप है वो महिलाओं की कम होती है और पुरुष की ज़्यादा होती है. यही आपका प्रश्न है अगर मैं सही समझी हूँ तो. जी, तो बिल्कुल एक्चुअली मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जो हमारे पास जो लैंड के डिस्प्यूट्स आते हैं, उसमें अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, लेट्स सपोज 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और बंटवारा होना है, ज़मीन का बंटवारा होना है, तो उसमें लड़की का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. मतलब ये तो कल्चरली सबने समझ रखा है कि उसके केवल 2 ही हिस्से होंगे, मतलब दोनों बेटों के ही हिस्से होंगे, और अगर कोई ज़मीन खरीदी भी जाएगी तो वो बेटों के नाम पे खरीदी जाएगी, उसमें बेटी नहीं होगी. तो ये मतलब मुझको तो ये एक सोशली स्टिग्मा ज़्यादा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है. ये रियलिटी है, ये होता है ऐसा. और जब हम लोग करते भी हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ आ गया है कि अगर लड़की शादीशुदा भी है तो भी उसका सेम हक बनता है. लेकिन अगर वो अपना हक मांगती भी है, मतलब मेरे कचहरी में ऐसे केस आए हैं कि जहाँ पे अगर लड़की अपना हक मांगती है तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, और उससे जो उसके भाई हैं वो बातचीत करना बंद कर देते हैं. क्यों बंद कर देते हैं? कि भाई तेरी जो शादी हुई थी उसमें इतना पैसा लग गया, तो तुम्हारे हिस्से की जो जमीन है वो चली गई, तो उसका हिस्सा इस तरीके से काटा जाता है. और हम तो, जब मेरे पास केस आते हैं तो मैं तो उसमें जो वो लड़की है या जो भी उसका हिस्सा बनता है, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार मैं देती हूँ, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स अ बिहेवियरल क्वेश्चन ऑल्सो, so it is a problem. Yes. एक्चुअली तो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और शायद इसका आंसर भी मेरे पास नहीं होगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है. और आपने बिल्कुल सही बात कैच की है कि क्योंकि जननेता जो होते हैं उनका कोई वर्किंग टाइम नहीं होता. अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो इट्स नॉट 9 to 5 जॉब. व्हेन आई वेक अप देयर आर 4 to 5 पीपल हु आर स्टैंडिंग एट माई डोर. देयर इज नो टाइम फॉर दैट, एंड लॉट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज देयर. I mean, not only for me, for my family members also. And the stipend or whatever you say, honor payment, whatever you say, it's only for me is 2,500. So can you beat it? I mean, I was drawing before 10 years ago 35,000, and now I am doing, it's like 18 hours job, and I am getting only 2,500. So yeah, this is a question. I mean, एंड राइटली सेड कि वो करप्शन को भी जगह देता है, क्योंकि किसी ने सबको तो अपना टाइम निकालना है ना. तो महिलाएं तो होती हैं तो चलो ठीक है कि वो उनके ऊपर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जहाँ पे मेल जहाँ पे नेता है तो उसके ऊपर तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भारतीय परिवेश के अनुसार अगर हम बात करें तो आती है. तो क्या करेगा वो?
So I don't know what is the answer, but government should think about it. Thank you so much. And I would like to thank Indian School of Democracy also, who is a partner of this program also, and they actually offered me here. Thank you so much.